हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो चलिए, जो क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यू सीरीज़ है, उसी के आगे क्वेश्चन शुरू करते हैं। 120th क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रिटिकल एंड प्रोज वर्क्स ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड इज सिडनीज अपोलजी फॉर पोइट्री। सिडनी का जो ये वर्क है अपोलजी फॉर पोइट्री दैट पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन विच ईयर। आपको ये बताना है कि जो ये सिडनी का वर्क है ये पोस्ट्यूमसली कब पब्लिश हुआ। ऑप्शंस हैं 1585, 1586, 1695 और 1696। तो इसका जो आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, 1595 में से पोस्ट्यूमसली पब्लिश किया गया। जो ये वर्क है अपोलजी फॉर पोइट्री, ये कब लिखा गया था? 1580 में लिखा गया था। ओके, लेकिन 1591 में इसी वर्क को दूसरा टाइटल दिया गया, डिफेंस ऑफ पोइजी। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो ये वर्क है सिडनी का अपोलजी फॉर पोइट्री दैट पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1595, बट ये जो वर्क था ये लिखा गया था 1580 में, और 1591 में इसे दूसरा टाइटल दिया गया, डिफेंस ऑफ पोइजी। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है कि इसका टाइटल्ड नेम क्या था, रीटाइटल्ड नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफेंस ऑफ राइम, ये किसने लिखा आपको ये बताना है। फिलिप सिडनी, सैमुअल डैनियल, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस डेकर। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल डैनियल। सैमुअल डैनियल ने द डिफेंस ऑफ राइम लिखा था। सैमुअल डैनियल से और भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो यहाँ इस बुक में दिए नहीं हुए लेकिन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि सैमुअल डैनियल का वर्क था क्लियोपैट्रा, और एक वर्क था द सिविल वॉर्स। द सिविल वॉर्स, देखिए इतना स्पेस है नहीं तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो सैमुअल डैनियल का वर्क था क्लियोपैट्रा, दैट वर्क वॉज अ सोर्स फॉर शेक्सपियर्स वर्क एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। शेक्सपियर का एक वर्क है एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। ये वर्क शेक्सपियर ने किससे इंस्पायर होकर लिखा था? दिस वर्क इज बेस्ड ऑन क्लियोपैट्रा दैट हैज़ बीन रिटन बाय सैमुअल डैनियल। नेक्स्ट वर्क है द सिविल वॉर्स, जो किसने लिखा था? सैमुअल डैनियल ने लिखा था, और इसी से इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने अपना दूसरा वर्क लिखा, रिचार्ड टू। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ये आपको दोनों ही क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Pendoso, which supplied the plot of Shakespeare's The Winter's Tale, is one of the best romances of। आपको ये बताना है पहले तो कि ये जो पेंडोसो वर्क है ये किसने लिखा। ऑप्शंस हैं सिसरो, मार्लो, ग्रीन और नैश। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रॉबर्ट ग्रीन इसका करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट ग्रीन। तो पेंडोसो किसने लिखा था? रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था। पेंडोसो वर्क से शेक्सपियर ने अपने वर्क का प्लॉट उठाया था, और किस वर्क का प्लॉट? द विंटर्स टेल। ये जो दोनों वर्क है पेंडोसो एंड द विंटर्स टेल, इन दोनों वर्क में सिमिलैरिटी है, लेकिन अगर हम एंडिंग की बात करें एंडिंग डिफरेंट है। जैसे कि पेंडोसो की जो एंडिंग है दैट इज़ डार्क, लेकिन विंटर्स टेल की एंडिंग शेक्सपियर ने बिल्कुल हैप्पी एंडिंग रखी है, खुशनुमा सी एंडिंग है, मतलब इसमें रिन्यूअल दिखाया गया है, फॉरगिवनेस दिखाई गई है। ऑन द अदर हैंड रॉबर्ट ग्रीन ने पेंडोसो में डार्कनेस दिखाई है, कोई रिन्यूअल नहीं दिखाया, कोई फॉरगिवनेस नहीं दिखाई। थोड़ी सी एक बार समरी जान लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस किस तरीके का है दोनों के, दोनों ही वर्क के एंडिंग में। चलिए थोड़ा सा एक बार इसका हम प्लॉट या फिर इसकी जो समरी है वो जान लेते हैं। तो देखिए जो ये स्टोरी है ये है स्टोरी एक किंग लियोंटस की। लियोंटस ऐसा बिलीव करने लगते हैं कि जो इनके बेस्ट फ्रेंड हैं, ही हैज़ बीन स्लीपिंग विद हिज वाइफ। किसकी वाइफ? लियोंटस की वाइफ। तो लियोंटस बहुत जल्दी इस बात पर विश्वास करते हैं कि जो इनकी वाइफ है इनका अफेयर चल रहा है इनके खुद के फ्रेंड के साथ। ओके,
तो इसी वजह से लियोंटस अपनी वाइफ पर एक्यूजेशन लगाते हैं और अपनी वाइफ को ट्रायल के लिए खड़ा कर देते हैं। इस ट्रायल में इनकी वाइफ की बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है, बहुत ह्यूमिलिएट इनको किया जाता है, एंड दैट इज़ वाई शी अपीयर्स टू डाई, मतलब वो मर जाती हैं। अब जैसे ही इनकी वाइफ की डेथ होती है तो थोड़े दिनों के बाद जो इनके सन होते हैं ही ऑल्सो डाइज ड्यू टू ग्रीफ, क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो जाती है, इसीलिए वो बहुत ग्रीफ में होते हैं और इनके बेटे की भी डेथ हो जाती है। अब क्या होता है कि प्लॉट आगे बढ़ता रहता है, स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। तो लगभग 16 साल के बाद, आफ्टर 16 ईयर्स, लियोंटस को ये पता चलता है दैट ये गलत थे। ही हैज़ रियलाइज्ड हिज एरर, हिज मिस्टेक, और फिर ये बाद में रिमोर्स में फिल हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा अपने लिए घृणा आ जाती है कि इन्होंने अपनी वाइफ पर फॉल्स एक्यूजेशन लगाए, जबकि इनकी वाइफ का इनके बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर नहीं था। इनकी वाइफ बिल्कुल सच्ची थी, इनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब क्या होता है कि जो रॉबर्ट ग्रीन है ना, उन्होंने ये दिखाया कि 16 साल के बाद जब लियोंटिस को ग्रीफ होता है एंड व्हेन ही इज़ फिल्ड विद रिमोर्स, तो यहाँ पर ये अपने प्ले को ख़त्म कर देते हैं, मतलब एक डार्कनेस के साथ एंडिंग कर देते हैं कि वो अब हमेशा के लिए अपनी वाइफ के लिए परेशान होता रहेगा और अपने लिए ही वो रिमोर्स फील करता रहेगा कि मैंने अपनी वाइफ के साथ गलत किया। ऑन द अदर हैंड शेक्सपियर ने इसकी एंडिंग काफ़ी हैप्पी की है। उन्होंने क्या किया कि अब उन्होंने जो लियोंटस की वाइफ है उनका रिन्यूअल दिखाया कि वो जिंदा हो जाती हैं, और जो उनके सन हैं वो भी जिंदा हो जाते हैं, जिनको जो एक शेफर्ड है वो इनके सन को पालने लगते हैं, और फिर बाद में लियोंटस अपनी वाइफ से भी मिलते हैं और अपने सन से भी मिलते हैं। तो इस तरीके की एंडिंग जो है वो हमें शेक्सपियर के वर्क में देखने को मिलती है। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज़ डार्कनेस एंड देयर इज़ नो रिन्यूअल एंड फॉरगिवनेस इन रॉबर्ट ग्रीन्स वर्क पेंडोसो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is best known as the creator of the new genre Picaresque novel? पिकारेस्क नोवेल। पिकारेस्क नोवेल का मतलब क्या होता है कि जो ट्रैवलर होता है, बीट मैन और विमेन, वो प्लेस टू प्लेस जर्नी करते रहते हैं, उनकी जर्नी को दिखाना इस पिकारेस्क नोवेल। तो आपको ये बताना है कि कौन इस न्यू जोनरा के लिए, इस न्यू जोनरा के क्रिएटर कौन माने जाते हैं। ऑप्शंस देखिए, लिली, ग्रीन, डेलोने और नैश। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थॉमस नैश। थॉमस नैश जो हैं उन्हें पिकारेस्क नोवेल का क्रिएटर माना जाता है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था। जो फर्स्ट पिकारेस्क नोवेल इन्होंने लिखा वो भी आपको पता होना चाहिए। उस नोवेल का नाम था अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। क्या नाम था? अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ये आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। थॉमस नैश ने जो पहला वर्क लिखा दैट वाज द पिकारेस्क नोवेल अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर। ओके, ये पता होना चाहिए। और इसी का हाँ एक और सब टाइटल नेम है, इसी वर्क का सब टाइटल नेम है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ठीक है, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर जो कि एक पिकारेस्क नोवेल है, थॉमस नैश ने इस वर्क को लिखा था, और इसी का एक ऑल्टरनेटिव नेम है द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ओके, और ये इंग्लैंड का फर्स्ट पिकारेस्क नोवेल था, तो इसीलिए थॉमस नैश को पिकारेस्क नोवेल का इंग्लैंड में फर्स्ट क्रिएटर माना जाता है। फाइन, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लॉज ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी ये वर्क है। ये वर्क किसका है? आपको ऑथर का नाम बताना है। और जो ये वर्क है इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट मास्टरपीसेस ऑफ द इंग्लिश प्रोज। तो लॉज ऑफ एक्लेसियास्टिकल पॉलिटी किसका वर्क है? ऑथर कौन है? ऑप्शंस देखिए, वाइक्लिफ, रिचार्ड हुकर, थॉमस डैकर, बिशप एंड्रयूज। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिचार्ड हुकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611 ये किसका वर्क है? टिंडेल एंड कोवरडेल या बिशप एंड्रयूज, 47 स्कॉलर्स का या रिचार्ड हुकर का? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बिशप एंड्रयूज का ये वर्क है, द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। ये बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, द ग्रेटेस्ट एसेइस्ट
who had once said that the vernaculars would one day play the bankrupt with the books. ये जो कोट है ये किसने दी थी, किसने कहा था वर्नाकुलर्स के बारे में ये बात? ऑप्शंस देखिए, बैकन, जॉनसन, स्टील या रले ने कहा था. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. फ्रांसिस बैकन ने ये बात कही थी फॉर द वर्नाकुलर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 127. इन बैकन्स न्यू एटलांटिस द प्लेस वेयर साइंटिस्ट्स डिवोट देमसेल्व्स टू एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज. तो आपको उस प्लेस का नाम बताना है. फ्रांसिस बैकन का एक वर्क है न्यू एटलांटिस. ओके, दैट इज काइंड ऑफ एन इनकम्प्लीट यूटोपियन नॉवल. इसमें इन्होंने एक यूटोपियन लैंड की बात की है, एक यूटोपियन प्लेस की बात की है. और ये जो यूटोपियन प्लेस है वहाँ पर आपको ये बताना है कि यूटोपियन प्लेस का नाम क्या है. तो ऑप्शंस देखिए, वेम्बरले, सोलोमोन्स हाउस, द रॉयल सोसाइटी और स्पेन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. सोलोमोन्स हाउस, ये जो हाउस है ये इमेजिनरी है. ओके, ये यूटोपियन लैंड है. न्यू एटलांटिस में ये यूटोपियन लैंड है. और यहाँ पर फ्रांसिस बैकन क्या दिखाते हैं कि इस जगह पर जो साइंटिस्ट्स हैं, दे डिवोट देयर टाइम्स, दे डिवोट देमसेल्व्स टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज. मतलब यहाँ पर ऐसा काम होता है जो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए काम होता है. ह्यूमन डिस्कवरी होती है, ह्यूमन नॉलेज के विजन की बात होती है, ह्यूमन के फ्यूचर की बात होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 128. बैकन हैड बोरोड द टर्म ऐसे फ्रॉम द फ्रेंच राइटर. आपको ये बताना है कि जो ऐसे है ये इंग्लैंड में कौन लाया? बैकन लाए. इसीलिए बैकन को क्या कहा जाता है? द फादर ऑफ द इंग्लिश ऐसे. तो इन्होंने इसका कंसेप्शन किससे बोरो किया ये आपको बताना है. ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, डे म्यूंग, गोएथ, मॉन्टेग या डे लॉरेस. ऑप्शन नंबर सी, जो फ्रेंच राइटर थे मॉन्टेग, इनसे इन्होंने ऐसे का कंसेप्शन लिया था. ओके, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकन पब्लिश्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस ऐसे. एडिशन ऑफ दिस ऐसे ये बैकन ने कब पब्लिश किया था? 1589 में या 1597 में या 1612 में या फिर 1625 में? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. 1597 में इसे पब्लिश किया गया था, द एडिशन ऑफ ऐसे. और इसका जो नाम है दैट वाज, मतलब फर्स्ट एडिशन ऑफ ऐसे, इसका नाम था सीन एंड अलाउड. देखिए, थोड़ी सी कंफ्यूजन मैं दूर कर देती हूँ. जो मॉन्टेग थे ये फ्रेंच राइटर थे, इन्होंने फ्रेंच में ऐसे प्रोड्यूस किए थे. सो मॉन्टेग गेव बर्थ टू एसेज इन फ्रेंच. बट अगर हम बैकन की बात करें, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज एसेज एंड मैच्योर्ड दिस कंसेप्शन इन इंग्लिश. ये इंग्लैंड में एसेज को लेकर आए फ्रांसिस बैकन. तो इन्होंने फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस ऐसे, मतलब जो इन्होंने ऐसे लिखा उसका फर्स्ट एडिशन का नाम क्या था? वो था सीन एंड अलाउड. ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया. इसे कब पब्लिश किया गया? 1597 में इसे पब्लिश किया गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 130. वर्च्यू इज लाइक प्रीशियस ऑर्डर्स, more fragrant when they are incensed or crushed. This is a typical extract from. आपको ये बताना है कि ये कोट किसने दिया? पोप, लैम्ब, जॉनसन और बैकन. फ्रांसिस बैकन ने इस कोट को दिया था. इस कोट का अगर मीनिंग बता देती हूँ, मीनिंग बहुत ही प्यारा है इस कोट का. देखिए, वर्च्यू इज लाइक प्रीशियस ऑर्डर्स. प्रीशियस ऑर्डर्स का मतलब क्या है? जो एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हैं. तो बैकन कहते हैं कि जो वर्च्यू है इट इज लाइक एन एक्सपेंसिव परफ्यूम. और इस परफ्यूम में से उतनी ही खुशबू जब आती है जब हम इसे लिट कर देते हैं. इंसेंस का मतलब क्या है? जब हम इसे लिट कर देते हैं. और क्रश्ड का मतलब क्या है? जब हम इसे ऐश में ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो उतना ही महकदार जो है परफ्यूम बनता है. उसी तरीके से वर्च्यू है. ओके, तो बहुत अच्छा इसका मीनिंग निकलता है. 131 क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट डीमेरिट ऑफ द बैकन एंड एसेइस्ट व्हेन कंपेयर टू मॉन्टेग और लैम्ब इज. आपको ये बताना है कि बैकन ने जो ये कंसेप्शन था ऐसे का, ये लिया तो मॉन्टेग से था, लेकिन चार्ल्स लैम्ब ने भी अपने ऐसेज प्रोड्यूस किए हैं. तो आपको ये बताना है इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है. हिज एक्सेसिव इंडल्ज इन हिमसेल्फ और हिज ओवर प्रैग्मेटिक नोशंस
और हिज लैक ऑफ पर्सनल टच और डिसजॉइंटेड थॉट्स। ऑप्शन नंबर सी, बैकन ने भले ही ये जो एसेस का कंसेप्शन था इसको अच्छे तरीके से हैंडल किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इन जब ये एसेस लिखते हैं तो हमें लैक ऑफ पर्सनल टच देखने को मिलता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं। 132 क्वेश्चन है। नेकेडनेस इज अनकॉमनली, अनकॉमनली का मतलब होता है नॉट अट्रैक्टिव, एज वेल एज इन माइंड एज वेल एज इन बॉडी। ये स्टेटमेंट किसने दी है? बैकन ने दी है। और किस में दी है? प्रूडेंस में दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट ग्रेट स्टाइलिस्ट इन इंग्लिश प्रोज? फर्स्ट ग्रेट स्टाइलिस्ट इंग्लिश प्रोज का किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लिली, सिडनी, बैकन और ड्राइडन। ऑप्शन नंबर ए, लिली। लिली ने एक वर्क लिखा था ना, यूफूस। इस वर्क की वजह से जो है इन्हें फर्स्ट ग्रेट स्टाइलिस्ट कहा जाता है इंग्लिश प्रोज का। नेक्स्ट है द सिविल वॉर्स published in 1595. Okay, the Civil War published in 1595 and based on the War of the Roses is most characteristic work of। आपको ये बताना है द सिविल वॉर्स किसका वर्क है। ऑप्शन है सैमुअल डेनियल, माइकल ड्रेटन, एडमंड स्पेंसर और अर्ल ऑफ सर्रे। तो इसका आंसर है सैमुअल डेनियल। ठीक है, अब देखिए जो ये वर्क है ना सिविल वॉर्स, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है द सिविल वॉर बिटवीन हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क, लेकिन इसे स्मॉलेस्ट नेम से जाना जाता है द सिविल वॉर्स। और इसमें सैमुअल डेनियल ने हिस्टोरिकल अकाउंट की बात की है और इंग्लैंड के जो मोनार्क रहे हैं उनके हिस्टोरिकल अकाउंट को बताया है। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन, माइकल ड्रेटन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट to poetize geography in his which play? The Barents War, in which poem? Polyolbion, न्यू अटलांटिस और मिसलनी। इसका ऑप्शन जो है वो बी एकदम करेक्ट है, पोलीऑल्बियन। पोलीऑल्बियन में माइकल ड्रेटन ने ग्रेट ब्रिटेन की टोपोग्राफी को दिखाया है। सो दिस पोम इज ऑल अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, जिसमें इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन की हिस्ट्री, ट्रेडिशंस, लैंडस्केप्स एंड कस्टम्स को शो किया है। नेक्स्ट है हु इज़ द हीरो इन स्पेंसर्स फेयरी क्वीन? फेयरी क्वीन के जो हीरो हैं वो कौन है? प्रिंस आर्थर, प्रिंस एडवर्ड और हेनरी सेवन, स्पेंसर हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, प्रिंस आर्थर। तो देखिए यहाँ पर हम आज के लिए इतना ही बहुत है, और जो भी आगे के रेस्ट क्वेश्चन है वो हम ऐसे करते रहेंगे, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो, ये सीरीज़ कैसी लग रही है तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, आपको इसका PDF लिंक मिल जाएगा। प्लस मेरे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप के अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अकाउंट एज वेल, वहाँ पर आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू।